हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर हमारी क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए, लोक कला क्या होती है। तो लोक कला जो है वो जीवन की सुरुचिपूर्ण अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। क्या? लोक कलाएं जीवन की सुरुचिपूर्ण अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। आमजन अर्थात सभी लोगों के मध्य विकसित एवं संचारित कला को हम क्या कहते हैं? लोक कला कहेंगे। कोई भी जो कला है वो किस प्रकार लोक कला बनती है? तो ये होता है कि जब जनमानस की सांस्कृतिक इच्छाएं एवं आकांक्षाएं जब कलात्मक सौंदर्य के साथ सहज अभिव्यक्ति पाती है एवं उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से अनूठे रूप में जब प्रस्तुत की जाती है तो वह कला लोक कला का स्वरूप धारण करती है। यानी जनमानस की कोई भी सांस्कृतिक इच्छा या फिर आकांक्षा जब उसको कलात्मक सौंदर्य के साथ मतलब एक तरीके से सिस्टमेटिक रूप के साथ उसको अभिव्यक्त किया जाता है और उस क्षेत्र में विद्यमान जो भी वस्तु है उनके माध्यम से अगर उसको प्रस्तुत किया जाता है तो हम उस कला को क्या कहेंगे? लोक कला कहेंगे। और राजस्थान की जो लोक कला है उन्होंने विश्व बाजार और कला प्रेमियों के मन में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। और राजस्थान को आपको पता है कि राजस्थान में बहुत अनेक प्रकार की लोक कलाएं देखने को मिलती है और हमारे जो है विश्व पटल पर राजस्थान की लोक कलाओं ने अपनी एक विशेष ख्याति जो है अर्जित की है। तो इस प्रकार आए हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी लोक कलाएं जिनको हमें पढ़ना है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फड़। फड़ क्या होती है कि फड़ मान लीजिए कोई भी ऐसा ऐतिहासिक व्यक्तित्व होता है जैसे कि लोक देवी देवता या फिर ऐसा व्यक्तित्व जो जिसने जन सैलाब को बहुत प्रभावित किया हो और जो धार्मिक और पौराणिक जो व्याख्यान होते हैं या फिर कथाएं होती हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं जैसे कि विश्व युद्ध हो गया जिसने मतलब एक तरीके से बहुत बड़े जन सैलाब को प्रभावित किया हो। इन्हीं घटनाओं, इन्हीं कथाओं, इन्हीं ऐतिहासिक व्यक्तित्व को जब एक कपड़े या फिर मतलब एक रेजी या खादी का जो कपड़ा होता है उस पर जब उस घटना कथा का या फिर एक व्यक्तित्व का जब चित्रण किया जाता है तो तब हम उसको क्या कहते हैं? उस चित्रित स्वरूप को ही हम फड़ का नाम देते हैं। यानी रेजी अथवा खादी के कपड़े पर लोक देवी देवताओं की जीवन गाथाएं, धार्मिक व पौराणिक कथाएं वे ऐतिहासिक गाथाओं के चित्रित स्वरूप को ही क्या कहा जाता है? फड़ कहा जाता है। फड़ चित्रण का जो मुख्य केंद्र है वो है हमारा शाहपुरा जो भीलवाड़ा में स्थित है। तो फड़ चित्रण का मुख्य केंद्र कौन सा है? शाहपुरा भीलवाड़ा में है। इस शाहपुरा भीलवाड़ा में जो है फड़ को किसने एक तरीके से सेंट्रलाइज किया था? तो वो इनका नाम आता है हमारा पांचाजी जोशी ने। पांचाजी जोशी ने लगभग 700 वर्ष पूर्व पूरे मेवाड़ में विकसित जो परंपरागत फड़ है, फड़ चित्र शैली के प्रसिद्ध जो चित्रकार पांचाजी जोशी ने शाहपुरा में फड़ चित्रण को आगे बढ़ाया और उन्होंने जो विशेष करके इस क्षेत्र को एक तरीके से प्रसिद्ध बनाया। किसने? पांचाजी जोशी ने। तो यहाँ पर जो शाहपुरा भीलवाड़ा का जो जोशी परिवार है मतलब जो पांचाजी जोशी के आगे आने वाले जितने भी पीढ़ियां थी उन्होंने इस चित्रण को यानी आगे बढ़ाया। और श्री लाल जी जोशी है, उनको जो है आपको पता है कि 2006 में उनको क्या मिलता है? पद्मश्री मिलता है इसी कला की वजह से। तो यहाँ पर जो शाहपुरा भीलवाड़ा का जो जोशी परिवार है वो फड़ चित्रण हेतु संपूर्ण देश में प्रसिद्ध है और श्री लाल जी जोशी ने फड़ चित्रकला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। और श्री लाल जी जोशी को वर्ष 2006 में क्या दिया गया? पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया। ठीक है। और इस चित्रण का जो है उद्गम है यानी फड़ चित्रण का वो उद्गम माना जाता है मेवाड़ चित्रशैली के भित्ति चित्रण से इसका क्या माना जाता है? उद्गम माना जाता है। अब देखते हैं कि श्रीलाल जी जोशी हैं, उनके शिष्य आते हैं प्रदीप मुखर्जी। उन्होंने फड़ चित्रशैली में एक नया प्रयोग किया और इस नया प्रयोग को करके महत्वपूर्ण पौराणिक जो आख्यान है जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता हो गई और हमारे जो गीत गोविंद जो जयदेव का लिखित ग्रंथ है उसका उन्होंने चित्रण किया। किसने? प्रदीप मुखर्जी ने। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फड़ कलाकार कौन है? हमारे विजय जोशी हैं। और जितने भी जो जोशी नाम आएंगे अगर व्यक्तित्व से आपको पूछा जाए कि फड़ चित्रकला का मतलब फड़ चित्रण से किसका संबंध है तो अगर आप ऑप्शन में आपको जोशी वगैरह दिया गया हो तो वो जोशी आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि जोशी परिवार ने ही फड़ चित्रकला को यहाँ पर एक तरीके से सींचा है, उसको विश्व प्रसिद्ध किया है। और श्रीमती पार्वती जोशी जो कन्हैयालाल जोशी जी की पत्नी है जो देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला है। चितेरी का मतलब हो गया महिला चित्रकार और चितेरा का मतलब हो जाता है यहाँ पर पुरुष चित्रकार। तो पार्वती जोशी जो है कन्हैयालाल जोशी जी की पत्नी जो देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला है। गौतला देवी ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक फड़ कलाकार है जो महिला है। ठीक है। आइए अब हम देखते हैं फड़ चित्रकला की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या हमें अगर मेंस में इसका क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या क्या लिखना है।
देखिए, फड़ चित्रण में यहाँ पर लोक नाट्य, लोक गायन, लोक वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला व लोक धर्म का अनूठा संगम देखने को मिलता है। कहाँ में? हमें फड़ चित्रण में लोक नाट्य, लोक गायन, लोक वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला व लोक धर्म का अनूठा संगम देखने को मिलता है। फड़ की जो लंबाई है लगभग 30 फीट व चौड़ाई 5 फीट होती है। ये एक औसतन फड़ होती है, जैसे कि पाबू जी की फड़ हो गई, रामदेव जी की फड़ हो गई। वैसे आपको पता है कि देवनारायण जी की फड़ जो है वो सर्वाधिक लंबी है, और जब 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था इस पर, तो 2 x 2 सेंटीमीटर में ही इसको लिखा गया था फड़ चित्रण किसका, देवनारायण जी की फड़ को। तो ये सर्वाधिक छोटी भी हो गई। तो हमें औसतन याद रखना है कि जो 30 फीट व चौड़ाई होती है इसकी, 5 फीट किसकी, फड़ की। अब इसमें जो है रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भावाभिव्यक्ति में सहायता प्रदान करता है। यहाँ पर रंगों का जो है एक तरीके से विशेष ध्यान रखा जाता है। और अगर मुख्य चरित्र जो होता है उसकी वेशभूषा को लाल रखा जाता है, और जो खलनायक की वेशभूषा होती है उसको हरे रंग की मतलब रंगा जाता है। और इस फड़ चित्रण में हम लाल व हरे रंग का ही ज्यादातर प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि ये लाल रंग और यहाँ पर ये हरा रंग, इसका ही सर्वाधिक विकास हुआ। और ये जो है ये मुख्य चरित्र है, तो इसको जो है बड़ा दिखाकर भी मतलब दर्शाए गए हैं। तो हमेशा मुख्य चरित्र को क्या किया जाएगा, बड़ा बनाकर इसको प्रधानता दी जाती है। और यहाँ पर खलनायक यानी विलेन का जो है कौन सा रंग होगा, हरे रंग का उसको कपड़ा पहनाया जाएगा। और जो मुख्य चरित्र होगा, जो हीरो के तरीके से दिखाया जाएगा, जैसे कि पाबू जी को हीरो की तरह से दिखाया जाएगा, तो उनको लाल रंग के कपड़े पहनाए जाएंगे, मतलब इस फड़ में। अब देखिए इस फड़ का वाचन कौन करते हैं, तो भोपो द्वारा इसका वाचन किया जाता है। किसके द्वारा? भोपो द्वारा इस फड़ का वाचन किया जाता है। चातुर्मास में फड़ चित्रण नहीं होता। चातुर्मास का मतलब जब आषाढ़ शुक्ल 11 को देव सो जाते हैं, यानी देव शयनी 11 आती है, और फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी 11 आती है, तो इस पीरियड के बीच में फड़ चित्रण नहीं होता है, यानी फड़ का चित्रण नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि फड़ का जो वाचन है प्राय मनोती के रूप में किसी अनिष्ट की आशंका को दूर करने हेतु सामूहिक रूप से प्राय देवी देवताओं से संबंधित तिथि पर ही किसी खुली जगह या चौपाल में पूर्ण आस्था व श्रद्धा के साथ इसका क्या होता है, वाचन होता है। यानी एक तरीके से जब घर में प्रकोप हो जाता है दुष्ट छाया का, या फिर एक तरीके से अनिष्ट हो जाता है। वैसे आपको पता है कि बाबूजी के फड़ का वाचन तब होता है जब ऊंट वगैरह बीमार हो जाता है, यानी घर में एक तरीके से बुरा काम, बुरा चल रहा हो संयोग। तो ये सब कुछ हटाने के लिए, दोष को दूर करने के लिए फड़ का वाचन किया जाता है। जब कब किया जाता है? विशेषकर देवी देवताओं से संबंधित जो तिथि होती है, जैसे कि रामदेव जी के बाबे की दूज होती है, 10वीं 11 होती हैं, तो ये जो है किसी विशेष तिथि पर ही आयोजित किया जाएगा, किसका? फड़ का। और ये जो है खुली जगह या फिर चौपाल में पूर्ण आस्था व श्रद्धा के साथ होता है। सामूहिक रूप से उस समाज के लोग बैठे रहते हैं और फड़ का वाचन होता है। अब देखिए कि फड़ ठंडी करना किसको कहते हैं। तो फड़ जब फट जाती है, यानी जब वो पुरानी फड़ हो जाती है और जीर्ण शीर्ण हो जाती है, फट जाती है किसी कारण वजह से, तो उसको पुष्कर सरोवर में, यानी पुष्कर सरोवर में इसका क्या किया जाता है? विसर्जन किया जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं? फड़ ठंडी करना कहते हैं। यानी फड़ के फट जाने या जीर्ण शीर्ण हो जाने पर पुष्कर सरोवर में इसको विसर्जित कर दिया जाता है। और इस अवसर पर भोपे समाज में क्या रखा जाता है? सवा मणि का आयोजन किया जाता है। किसका? सवा मणि का आयोजन किया जाता है फड़ ठंडी जब की जाती है। तो फड़ चित्र का जो वाचन है यह भोपो द्वारा किसी विशेष वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है। कोई ना कोई वाद्य यंत्र का यहाँ पर यूज किया जाएगा। जैसे कि पाबूजी की फड़ का जब वाचन होगा तो वहां पर रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है उसका यूज होगा। देवनारायण जी की फड़ में जंतर वाद्य यंत्र का यूज होगा। रामदेव जी की फड़ में रावण हत्ता का यूज होगा। तो इस प्रकार एक तरीके से जब फड़ का वाचन होता है तो विशेष वाद्य यंत्रों का क्या किया जाता है? उसको बजाया जाता है। अब हम देखते हैं पाबूजी की फड़ को। देखिए पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करता है? तो नायक या थोरी जाति के जो भोपे हैं वो इसका क्या करते हैं? वाचन करते हैं। और इनको कौन करवाते हैं? तो रेबारी जाति के जो लोग कहते हैं वो फड़ का मतलब एक तरीके से आयोजन करवाते हैं। तो रेबारी तो यहाँ पर आयोजन कराएंगे और नायक या थोरी जाति के लोग क्या करेंगे? वो इसका वाचन करेंगे। किसका? पाबूजी की फड़ का। यहाँ पर जो वाद्य यंत्र यूज होगा वो रावण हत्ता होगा। और पाबूजी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। और इस फड़ में मुख के सामने भाले का चित्र होता है और युद्ध के दृश्यों का क्या होता है? चित्रांकन आकर्षक होता है। आपको पता है कि पाबूजी जो है कैसर काल में घोड़ी को प्राप्त करना चाहते हैं, जो देवल चारण की घोड़ी होती है, और उसी को जो है पाबूजी के बहनोई जिंद्राव जो खिंची है वो भी उसी घोड़ी को प्राप्त करना चाहते हैं। और इसी मतलब नोक झोंक में जो है खिंची साहब जो है वो देवल चारणी की गाय उठाकर ले जाते हैं। तो जब गायों को बचाने के लिए जब जिंद्राव खिंची के साथ उनका युद्ध होता है पाबूजी का, तो उसी युद्ध के दृश्यों का चित्रांकन इस फड़ में होता है। किसकी? पाबूजी की फड़ में।
जो बाबूजी की घोड़ी होती है कैसर काल में, उसको काले रंग से यहाँ पर चित्रित किया जाता है और इस फड़ का जो वाचन है रात्रि में किया जाता है। ज्यादातर फड़ों का वाचन रात्रि में ही होगा, लेकिन एक जो रामदला कृष्णदला की जो फड़ होगी उसका वाचन कहाँ होगा, उसका वाचन दिन में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं देवनारायण जी की फड़। तो देवनारायण जी की जो फड़ है उसका कौन वाचन करते हैं, तो गुर्जर जाति के भोपे इसका वाचन करते हैं। जो नवयुवक होते हैं तो गुर्जर जाति के भोपे किसका वाचन करते हैं, फड़ देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। यहाँ पर जो वाद्य यंत्र यूज होता है वो जंतरवादी यंत्र यूज होता है। ये जो फड़ है ये सबसे लंबी फड़ है, कौन सी, देवनारायण जी की फड़, और सबसे पुरानी है और सर्वाधिक चिंतराकन वाली है और सर्वाधिक समय लगने वाली फड़ है। आपको पता है कि अगर लंबी फड़ है तो उसको जो वाचन किया जाएगा तो टाइम लगेगा, और ये सबसे छोटी भी है। छोटी क्यों है, क्योंकि 1992 में जब इस पर डाक टिकट जारी किया गया था तो ये जो उस फड़ को 2 x 2 सेंटीमीटर में लिखा गया था। तो इस प्रकार देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे छोटी भी हो गई। फड़ के जो मुख के सामने यहाँ पर सर्प का चित्र होता है तथा इनकी जो घोड़ी होती है वो लीलागर, उसको हरे रंग से यहाँ पर चित्रित किया जाता है। जिस प्रकार कैसर काल में को काले रंग से चित्रित किया गया था, उसी प्रकार यहाँ पर लीलागर को किससे चित्रित किया गया, हरे रंग से यहाँ पर चित्रित किया गया था। इस फड़ का जो वाचन है 2 या 2 से अधिक भोपों द्वारा रात्रि में यहाँ पर इसका क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। श्रीलाल जी जोशी द्वारा बनाई गई देवनारायण जी की जो फड़ है वो पश्चिमी जर्मनी के एक संग्रहालय में रखी हुई है। मैंने आपको बताया कि राजस्थान की जो लोक कलाएं हैं वो विश्व प्रसिद्ध है, और इसी विश्व प्रसिद्ध का आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिमी जर्मनी के एक संग्रहालय में देवनारायण जी की जो फड़ है वो रखी हुई है, और लोग वहां पर इसका क्या करते हैं, वो देखते भी हैं। टूरिस्ट आते हैं तो क्या है, हाँ भाई ये राजस्थान की एक लोक कला है। अब देखते हैं कि भारतीय डाक विभाग ने 1992 में देवनारायण जयंती के अवसर पर देवनारायण जी की फड़ पर 2 x 2 सेंटीमीटर के आकार में यहाँ पर डाक टिकट किया गया था, जारी किया गया था। देवनारायण जी की जो फड़ में नाट्य, गायन, मौखिक साहित्य, चित्रकला एवं लोक धर्म का अनूठा संगम यहाँ पर मिलता है। आगे है हमारी रामदेव जी की फड़। इसका वाचन कौन करते हैं, तो इसका वाचन गामड़ जाति की जो भोपे हैं वो इसका वाचन करते हैं, और यहाँ पर वाद्य यंत्र यूज किया जाएगा। वो रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है इसका यहाँ पर वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। इस फड़ का जो सर्वप्रथम चित्रांकन चौतमल चितेरे ने यहाँ पर किया था, और ये जो फड़ है मेघवाल, कोली, चमार, बलाई तथा अन्य रामदेव जी की जो भक्त जातियां है उसमें यह प्रचलित है। कौन सी फड़, रामदेव जी की फड़। आगे है कि हमारा रामदला कृष्णदला की फड़। इसका जो वाचन किया जाता है भाट जाति के भोपों के द्वारा इसका वाचन किया जाता है, और इस फड़ का जो वाचन है बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है। इस फड़ का जो सर्वप्रथम चित्रण किसने किया, धूलजी चितेरे ने जो इस फड़ का सर्वप्रथम चित्रण किया था, और ये जो फड़ है वो राम व कृष्ण भगवान के प्रसंगों पर आधारित होती हैं। इस फड़ का जो वाचन सर्वाधिक हाड़ौती अंचल में होता है, और इस फड़ का जो है वाचन दिन में किया जाता है। आगे हमारी भैंसासुर की फड़। ये जो फड़ है ये बावरी या बागरी जाति के जो लोग ये रखते हैं, जो चोरी के लिए जब जाते हैं तो उसको सगुन के रूप में पूछते हैं, किसको, भैंसासुर की फड़ को। और इस फड़ का जो वाचन नहीं किया जाता है, इसका केवल किया जाता है दर्शन किया जाता है। तो इसका किया जाएगा, केवल दर्शन किया जाएगा। ठीक है, तो इसका केवल दर्शन किया जाता है। तो मैंने आपको 12 मिनट में मैंने आपको ये जो फड़ बता दी। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से पढ़ा था कि फड़ क्या होता है, और फड़ के बाद हमने उसका क्या, कौन सा परिवार किस लिए प्रसिद्ध है, और किसने इसको जो है शाहपुरा भीलवाड़ा में एक तरीके से इसका मुख्य केंद्र बनाया शाहपुरा भीलवाड़ा को। फिर हमने इसकी विशेषताओं को पढ़ा, फिर हमने फड़ ठंडी करना के बारे में जाना, फिर बाबू जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, रामदेव जी की फड़, रामदला कृष्णदला की फड़ और भैंसासुर की फड़ का हमने अध्ययन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे सांझी। सांझी क्या होती हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में सांझी क्या होती हैं। तो सांझी जो है ये यहाँ पर चित्र आपको लगा हुआ है। ठीक है, देखिए सांझी कब बनाई जाती हैं, तो सांझी जो है श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है, और श्राद्ध पक्ष कब, आश्विन अमावस्या से पूर्णिमा तक जो श्राद्ध पक्ष होता है उसमें सांझी बनाई जाती हैं। और सांझी बनाने की जो परंपरा है वो भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ की थी, और आगे जो श्री कृष्ण भगवान एक गोदना जो आएगी लोक कला उसका भी प्रारंभ करेंगे। तो सांझी बनाने की परंपरा भी किसने प्रारंभ की है, भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ की है। और राजस्थान में सांझी बनाने की जो परंपरा वो वृंदावन से आई है। कहाँ आई है, कहाँ से आई है, तो वृंदावन से यहाँ पर राजस्थान में सांझी बनाने की परंपरा आई है। कुंवारी लड़कियां ये सांझी को पार्वती मानकर अच्छे वर व अच्छे घर के लिए कामना करती हैं।
यानी कुंवारी जो लड़कियां होती हैं वो सांझी को क्या मानती हैं, पार्वती मानती है, और अपने अच्छे घर व अच्छे वर के लिए क्या करती हैं, कामनाएं जो है करती हैं। अंतिम 5 दिनों में बड़े आकारों में सांझी बनाई जाती हैं और जिसे क्या कहा जाता है, संज्ञा कोट कहते हैं उसको। किसको? जब अंतिम 5 दिनों में यानी जो आश्विन, एक तरीके से आश्विन शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो सांझी बनाई जाती है, अंतिम 5 दिनों में बड़े आकारों में जो सांझी बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे संज्ञा कोट कहते हैं। और नाथद्वारा के श्रीनाथ के मंदिर में जो है केले की सांझियां बनाई जाती हैं जो संपूर्ण देश में प्रसिद्ध है। वैसे सांझी के लिए 3 जगह प्रसिद्ध है, एक तो हमारा नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर, दूसरा हमारा उदयपुर का मच्छिंद्रनाथ मंदिर, और तीसरा हमारा जयपुर का लाडली जी का मंदिर। तो नाथद्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर में केले की सांझी बनाई जाती है जो संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है, और उदयपुर का मच्छिंद्रनाथ मंदिर जो सांझियों के लिए प्रसिद्ध है और उसका नाम ही क्या पड़ गया, संज्ञा मंदिर कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संज्ञा मंदिर किसको कहते हैं, तो उदयपुर का मच्छिंद्रनाथ मंदिर को क्या कहेंगे, हम संज्ञा मंदिर कहेंगे। जयपुर के लाडली जी का जो मंदिर है उसमें श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन आकर्षक सांझी बनाई जाती है। तो इस प्रकार ये है सांझी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा पाने। तो पाने क्या होता है, आपने दिवाली वगैरह इस पर ऑब्जर्वेशन किया होगा कि जब हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं शाम को यानी रात को पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी माता के एक हम पाना लेकर आते हैं जिस पर एक कागज होता है और कागज पर लक्ष्मी माता की क्या होती है, आकृति होती है, उसका मतलब एक तरीके से चित्र होता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, पाने कहेंगे। यानी राजस्थान में विभिन्न पर्व, त्योहारों एवं मांगलिक अवसरों पर कागज पर बने देवी देवताओं के चित्रों को जब प्रतिष्ठित किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, पाने कहा जाता है। ये जो पाने हैं ये शुभ, समृद्धि व आनंद के द्योतक माने जाते हैं। आपको पता है कि हम क्यों पूजा करते हैं भगवान की, हम इसलिए करते ताकि हमारे घर में खुशहाली रहे, आनंद मंगल रहे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, शुभ समृद्धि रहे। तो ये जो पाने होते हैं वो शुभ, समृद्धि व आनंद के द्योतक माने जाते हैं। राजस्थान में लक्ष्मी माता जी की, गणेश जी की, रामकृष्ण की, श्रवण कुमार की, श्रीनाथ जी, रामदेव जी, गोगा जी, देवनारायण जी, इनके पाने क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। और हमारे जो है यही लोक देवता हैं, इन्हीं हम देवी देवताओं का पूजन करते हैं हमारे मांगलिक अवसरों पर, हमारे विभिन्न त्योहारों पर, हमारे विभिन्न पर्वों पर। ठीक है, आगे देखिए कि श्रीनाथ जी का जो पाना है ये सबसे अधिक कलात्मक है, जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण है। यहाँ पे 24 श्रृंगारों का, ये श्रृंगार ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, ये श्रृंगार, श्रृंगार मतलब साज सजा। तो श्रीनाथ जी का जो पाना है ये सबसे अधिक कलात्मक है और इसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण है। तो ये हमारा क्या होता है, ये पाने होते हैं, यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारी महत्वपूर्ण एक लोक कला जिसको हम कहते हैं मांडना। क्या कहते हैं, मैंने शायद यहाँ पर नहीं लिखा होगा हेडिंग के तौर पर, मांडना। तो मांडना क्या होता है, आइए हम पढ़ते हैं। तो मांडना वैसे अगर मैं आपको एक देसी भाषा में बताऊं तो आपने एक तरीके से जब दिवाली वगैरह आती है, होली वगैरह आती है, या फिर हमारे जो घरों में त्योहार कोई अवसर आता है, मांगलिक अवसर, विवाह वगैरह होता है, बच्चे का जन्म वगैरह होता है, उस अवसर पर तो हम अपने घरों में यानी आजकल तो जो घर हैं, घरों के फर्श जो हैं ये पक्के होने लगे, जैसे कि सीमेंट वगैरह, टाइलें वगैरह, या फिर एक पत्थर वगैरह, संगमरमर का पत्थर, ये हम मतलब उनका यूज करने लगे फर्श के रूप में। लेकिन जब हम अपने हम बुजुर्गों को देखते, दादा दादी के घरों को देखते हैं, तो वो क्या करते थे, वो आपको पता है कि गोबर और जो पीढ़ी वगैरह होती हैं, पीढ़ी आप जानते ही होगा पीढ़ी, तो गोबर और पीढ़ी को मिला करके उसका एक मिश्रण बना करके फर्श को नीपते थे, यानी नीपना उसको कहते हैं, अगर हिंदी में बात करें तो लीपा पोती। तो वो नीपते थे और फिर उस पर जो है एक तरीके से एक मांडना बनाते थे, यानी व्हाइट रंग को लेकर या फिर जो लाल कलर है उसको लेकर के एक आकृति बनाते थे। जैसे विशेषकर आकृति तो ये बनाते, जैसे ये चौकोर कर लेते थे और फिर इसके चारों ओर फूल वगैरह बना देते थे। तो ये जो आकृति आपने देखी होगी अपने घर में या फिर आपने कहीं पर भी देखी होगी, तो ये जो आकृति होती है इसी को हम क्या कहेंगे, मांडना कहेंगे। और मांडने का जो स्वरूप है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हम देखें, अगर किसी की झोंपड़ी है तो वो आपको पता है कि वो किससे नीपेगा, वो गोबर और पीढ़ी है उसी को नीप करके अपना जो है फर्श बनाएगा। उसका अगर पक्का मकान नहीं है तो उस पर वो क्या करेगा, मांडना, उसको साज सजा के लिए वो मांडना वगैरह लुगाया मतलब जो महिलाएं होती हैं वो बनाती हैं। तो ये आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा। तो उसी को यहाँ पर मांडना कहते हैं। किसको, उसी को। यहाँ पर आप मांडना की परिभाषा देख सकते हैं कि मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा घर आंगन को लीप पोत कर खड़िया गेरू से अनामिका की सहायता से निर्मित किया गया ज्यामितीय अलंकरण यानी 2D के रूप में उसका अलंकरण किया जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, मांडना कहेंगे। मांडने का अर्थ ही होता है कि चित्रित अथवा लिखित चित्र। मांडन क्या होता है, ये जैसे कि मैंने ये मांड दिया, तो मांड दिया मतलब मैंने चित्रित कर दिया, मैंने कुछ बना दी, मैंने कुछ आकृति बना दी, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम
मांडना कहेंगे। तो मांडने का अर्थ होता है चित्रित अथवा लिखित चित्र। मांडन जो है अत्यंत सर अमूर्त व ज्यामितीय शैली का सुंदर समिश्रण है, आप जानते हैं। और मांडन जो है श्री एवं समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। शुभ अवसर होता है तो आपको पता है कि एक शुभ समृद्धि खुशी का प्रतीक होता है मांडना। मतलब कोई भी चित्र वगैरह होता है हमारे घरों में, रंगोली वगैरह बनाते हैं जब दिवाली वगैरह आती है, तो अगर आपके पक्का मकान है तो आप फूलों से या फिर जो है जो कलर होता है उससे आप बनाते हो, सूखे कलर से आप रंगोली वगैरह बनाते हो, तो वही मांडना है, बस उसका स्वरूप अलग अलग हो जाता है। तो सबसे छोटा जो मांडना है स्वास्तिक चिन्ह होता है। जब आप जानते हैं कि बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके बाद जलवा पूजन वगैरह होता है, जब सूरज वगैरह ये पूजे जाते हैं 7 दिनों के बाद, तो ये उस अवसर पर हम सांख्या बनाते हैं। तो ये मैंने आप गलत बना दिया, 1 मिनट। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार वो सांख्या बनाते हैं, शायद इस प्रकार होगा। तो ये जो है सांख्या बनाते हैं उसको सात्या कहते हैं, उसको सांट्या कहते हैं, उसको स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं। और स्वास्तिक चिन्ह आपको पता है कि कालीबंगा सभ्यता से हमें स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं। तो सबसे छोटा जो मानना स्वास्तिक चिन्ह होता है जो गणेश जी का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? गणेश जी का प्रतीक होता है। अब हम देखते हैं कुछ विशिष्ट राज्यों में जिस प्रकार जो मानना है प्रसिद्ध है और उनका क्या क्या अलग अलग नाम है। तो उत्तर प्रदेश में हम उसको सोन या चौक पूर्णा कहते हैं। किसको? उत्तर प्रदेश में मानना कोई सोन या चौक पूर्णा कहते हैं। गुजरात में यहाँ पर सांत्या बनाया जाता है, सात्या या साट्या स्वास्तिक चिन्ह। और महाराष्ट्र में रंगोली बनाई जाती है, बंगाल में अल्पना बनाए जाते हैं, भोजपुरी में थापा, तेलुगु में क्या मोगू, केरल में अत्तापू, तमिल में कोलम, बिहार में अपहन और ब्रज में सांझा। तो ये क्या है? मांडनों के नाम है, तो आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। महाराष्ट्र के, गुजरात के दिए तो आपने मांडनों के नाम सुने होंगे, लेकिन केरल में अत्तापू, तमिल कोलम, बिहार में अपहन, तेलुगु में मोगू, भोजपुरी में थापा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है जो विभिन्न क्षेत्रों में मांडनों के क्या है वो नाम है। आगे देखिए कि हम देखते हैं कि मांडनों के कुछ विशिष्ट प्रकार, जब क्या कौन कौन से अवसर पर किस किस मांडने का यहाँ पर मांडना बनाया जाता है। तो विवाह के समय लगन मंडप में तैयार किया गया मांडना क्या कहलाता है? तो उसको ताम कहते हैं। क्या कहेंगे हम उसको? ताम कहेंगे, ठीक है ना। जब विवाह वगैरह होता है तो उसमें चौरी वगैरह बनाई जाती है, तो उसमें जो एक मांडना बनाया जाता है उसी को हम क्या कहेंगे? ताम कहेंगे। चौकड़ी क्या होती है? तो होली के अवसर पर बनाया गया जो मांडना होते हैं जिसमें 4 कोने होते हैं। तो ये आपको पता है कि ये इस प्रकार का शायद बनाते होंगे, शायद मुझे मतलब शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ मैंने भी आकृति देखी है लेकिन मैंने कभी बनाई नहीं है, तो यही है, ठीक है ना। होली के अवसर पर बनाया गया जो मांडना, इसमें 4 कोण होते हैं। तो ये हमारी चौकड़ी होती है। चौकड़ी आप याद रख सकते हैं, 4 चौकड़ी घर दूनी ऐसा कुछ होता है, मतलब एक कहावतें वगैरह हमारे जब बच्चे हम मतलब एक बचपन में हम ऐसे कहते थे। तो ये चौकड़ी वगैरह क्या होती है? तो एक होली के अवसर पर बनाया गया मांडना होता है जिसमें 4 कोण होते हैं, ठीक है। आगे देखिए साट्या या सात्या जिसको स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं। तो ये बच्चे के जन्म के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र में यह बनाए जाने वाला मांडना होता है। और साट्य को हम स्वास्तिक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, जो चारों दिशाओं को क्या करता है? संबोधित करता है, जो प्रगति को संबोधित करता है कि हमें अपने जीवन पर प्रगति बनाए रखनी है। चारों दिशाओं को ये संबोधित करता है। कौन सा? हमारा साट्य, हमारा स्वास्तिक चिन्ह। तो ये बच्चे के जन्म के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र में बनाए जाने वाला मांडना है। आगे देखिए मोरनी मांडनी है, मोरडी नहीं होगा, ये मोरनी होगा, ठीक है। मोरनी। तो मोरनी मांडना किस में प्रचलित है? तो ये मीणा जनजाति में ये प्रचलित है। और मीणा जनजाति की महिलाओं के द्वारा घरों में बनाई जाने वाली मोर की आकृति का मांडना क्या कहलाता है? मोरनी मांडना कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए कि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जो प्रचलित मांडना है वो है हमारा पगलिया। कौन सा है? पगलिया। तो मांडने को पूजा पाठ के अवसर पर जब आपको पता है कि हवन वगैरह करवाते या फिर घरों में पूजा पाठ करवाते तो पगलियों को जरूर पूजा जाता है। रामदेव जी के पगलिये या फिर लोक देवी देवताओं के पगलियों को उनका पूजा जाता है। तो पगलिया क्या होता है? तो ये एक तरीके से मांडना होता है कि मांडने को जो पूजा पाठ के अवसर पर आराध्य देव के घर में पदार्पण की अभिलाषा में उनके पद चिन्हों को प्रतीक रूप में तथा उनके स्वागत हेतु घर के आंगन व पूजा के स्थान पर चित्रित किया जाता है। वैसे इसका जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारा फर्श होता है और यहाँ पर हम डासा होता है, यहाँ पर दरवाजा है, तो ये चौकटा वगैरह हम यहाँ पर लगाते हैं। तो ये नीचे डासा होता है, तो उन्हीं डासों पर हम आपको पता है कि बाजार से लेकर आते हैं पगलिया वगैरह जो प्लास्टिक से उनसे बना होता है, या फिर हम कुमकुम वगैरह इनसे बनाते हैं। तो ये पगलिया होता है, ठीक है ना, डासे पर। या फिर जो मंदिर होता है भगवान का, अगर हमारे घर में मंदिर होता है तो वहां पर हम जो है पगलियों को बनाते हैं। तो ये होते हैं कि घर के आंगन व पूजा के स्थान पर चित्रित किया जाता है इन पगलियों को। और राजस्थान के मांडनों में इनका चित्रण सर्वाधिक होता है। पगलियों का जो चित्रण यहाँ पर
क्या होगा, सर्वाधिक होगा। क्योंकि आपको पता है कि विवाह जो होता है हमारे जीवन में एक बार ही होता है, किसी व्यक्ति के जीवन में। अगर 2-3 बार हो तो मतलब अपवाद है, लेकिन जीवन में हमारा विवाह एक बार ही होता है। तो ये ताम जो है हमारे जीवन में एक बार ही देखने को मिलेगा। चौकड़ी जो है हर साल में एक बार ही आती है। मतलब होली जो है हमारे साथ एक साल में एक बार ही आती है। जो इस प्रकार चौकड़ी जो मान ना वो भी एक साल में एक बार ही बनेगा। जो बच्चे का जन्म है हमारे लगभग 2 बच्चे होंगे, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2-3, तो ये हम अपने जीवन में 2-3 बार ही करेंगे। ये सात्य का जो है मतलब मानना और मोरनी मानना, ये मीणा जनजाति की महिला। तो पगलिया की बात करें तो ये पूजा पाठ वगैरह हर साल हम मतलब करते रहते हैं महीनों में। तो पगलिया जो है इसका सर्वाधिक चित्रण होता है किसमें, हमारे राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है हमारा गोदना। गोदना कौन सी कला है? तो गोदना सीधी भाषा में समझाऊं तो टैटू। क्या कहते हैं इसको? हम टैटू कहेंगे। तो टैटू तो आपने नाम सुना ही होगा, आपने टैटू बनवाया होगा किसी विशेष, ठीक है ना, विशेष अवसर पर। तो टैटू आजकल के तौर पर तो इसको फैशन के तौर पर देखा जाता है कि भाई हाथ पे या फिर गर्दन पे, अपने जो है कलाई पे या फिर अपने जो अंगुलियों पे कुछ मतलब आप बनवाते ही रहते हैं टैटू वगैरह। तो आजकल तो ये फैशन के तौर पर जाना जाता है। लेकिन अगर मैं पहले की बात करूं तो आज या फिर जनजातियों में बात करूं तो वहां पर एक अंधविश्वास के रूप में इसका प्रचलन है। यस, गोदने को अंधविश्वास के रूप से जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि ये मान्यता प्रचलित है वहां पर। यानी अगर हम बात करें बड़े बुजुर्गों में या फिर आजकल की जो विशेषकर जो जनजातियां हैं वहां पर, कि अगर आप अपने शरीर पर गुदवाएंगे नहीं, यानी गोदना नहीं गुदवाएंगे, तो आपका शरीर क्या होगा, असुरक्षित होगा। तो ये मान्यता प्रचलित है गोदना को लेकर। इसलिए जो है हम जनजाति की बात करें तो ये जनजातियां कुछ विशिष्ट कर जनजातियां होती है जो हर एक व्यक्ति की मतलब उस जनजाति के हर एक व्यक्ति के शरीर ऊपर गोदना आपको दिखाई देगा। और बड़े बुजुर्गों की बात करूं तो यहाँ पर लगभग आपको बड़े बुजुर्गों के हाथों पर नाम वगैरह या फिर कुछ विशिष्ट आकृति आपको दिखाई देगी। या फिर आप जोगी वगैरह, आप हम जानते हैं कि हमारे गाँव में कुछ ऐसी जातियां होती है जो मांग कर खाती हैं, तो वो भी अपने शरीर पर गोदना गुदवाती हैं। तो ये गोदना अंधविश्वास के रूप से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि अनगुदा जो शरीर होता है वो असुरक्षित होता है दोस्तों। तो अनगुदा क्या होता है, असुरक्षित होता है। तो जब आप गुदवा लेंगे शरीर को, यानी गोदना गुदवा लेंगे, तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। तो किसी तीखे औजार से शरीर की ऊपरी चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में जो पक्का निशान बन जाता है उसी को हम क्या कहेंगे, गोदना कहेंगे। गोदने की जो कला का आरंभ है भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ किया था। मैंने आपको बताया था जिस प्रकार सांझी जो है इसका जो प्रारंभ भगवान श्री कृष्ण ने किया, उसी प्रकार गोदना जो कला इसका प्रारंभ भी भगवान श्री कृष्ण ने किया था। गोदने के जो अलंकरण जाति विशेष व रुचि पर आधारित होते हैं, ठीक है ना। जाति विशेष में आपको अलग अलग प्रकार के गोदने दिखाई देंगे। तो ये भी हमारे राजस्थान की एक महत्वपूर्ण लोक कला है। आगे देखिए मेहंदी। मेहंदी मलीरी है ना। तो मेहंदी जो है गाना भी काफी प्रचलित है, मेहंदी मलीरी। तो ये आपने गाना सुना भी होगा, नहीं सुना तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा सुन लेना, ठीक है ना। आप एक ध्यान दीजिए, जब आप राजस्थान संदर्भ में अगर आप अध्ययन करते हो या फिर किसी एग्जाम की मतलब तैयारी करते हो, तो आप राजस्थान के लोगों से, राजस्थान की लोक संस्कृति से आप जुड़ जाए। और आप किस प्रकार जुड़ेंगे, तो आप तभी जुड़ेंगे जब आप मतलब गानों को जानेंगे कि कौन कौन से गाने गाए जाते हैं हमारे, कौन कौन से जो है नाटक करते हैं हमारे राजस्थान के लोग, कौन से लोक नाटक करते हैं, कौन कौन सी उनकी बोलियां प्रचलित है, वो कैसे पहनते हैं। जब आपको ये पता हो जाएगा तब लोक जो कला संस्कृति है उसको पढ़ना कोई मतलब एक तरीके से हार्ड काम नहीं है। अगर आप राजस्थान की जनता में से हो, राजस्थान के आम जन से हो, तो आप इन चीजों को आपने देखा होगा, आपने अपने गांव में देखा। अगर आप गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े हो तो ये लोक कला, लोक नाटक, लोक नृत्य आपने ये देखे ही होगा अपने जीवन काल में। तो ये मतलब एक तरीके से याद करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। तो मेहंदी वगैरह आपने मेहंदी देखा ही होगा। जब विवाह का अवसर होता है, एक मांगलिक अवसर होता है, तो जो महिलाएं होती है वो मेहंदी लगाती है। और जब आपका विवाह होता है, जब पुरुष भी उस समय मेहंदी लगवाता है, तो मेहंदी जो होता है महिलाओं के प्रसाधन की क्या है, प्रमुख रचनाओं में गिना जाता है। और राजस्थान में मेहंदी को सुहाग एवं सौभाग्य का क्या माना जाता है, शुभ चिन्ह माना जाता है। और अभी आपको पता हाल फिलहाल में सोजत मेहंदी जो है उसको जीआई टैग मिल चुका है। और ये हमारा राजस्थान का 16वां जीआई टैग मिला है किसको, सोजत मेहंदी को। तो राजस्थान में मेहंदी के लिए सोजत पाली प्रसिद्ध है। तो आपने ये सोजत पाली, ये उस मेहंदी के बारे में भी जान लिया। आगे बढ़ते, आगे हम बात करेंगे पटवारी, ठीक है। देखिए पटवारी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पटवारी की मैं बात करूं दोस्तों, जब आपने मतलब देखा होगा, जब हमारे घरों में या फिर हमारे पड़ोस में
किसी का देहांत होता है बड़े बुजुर्ग का, तो जब हरिद्वार जाते हैं तो हरिद्वार जाने से पहले पथवारी माता को पूजन किया जाता है। और ये पथवारी माता क्या होती, तो इसको जो पथ रक्षक के रूप में जाना जाता है। पथ रक्षक यानी अपने रास्ते की रक्षक के रूप में, कि भाई आप जब हरिद्वार जाए, आप तीर्थ यात्रा करने जाए, तो आपकी जो है यात्रा क्या हो, शुभ हो, आप कोई भी अमंगलकारी तत्व वहां पर नहीं हो। तो जो है अपने जो है यात्रा को अच्छा करने के लिए, यात्रा को शुभ करने के लिए पथवारी माता का पूजन किया जाता है। केवल पथवारी माता ही नहीं होती, पथवारी के रूप में यहाँ पर काला गोरा भैरू जी, या फिर दूसरी ओर जो कावड़िया वीर श्रवण कुमार होते हैं उसके भी चित्र होते हैं। आपको पता है कि श्रवण कुमार जो है तीर्थ यात्रा के लिए काफी प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को, जो अंधे थे, उनको तराजू में यहाँ पर बैठा करके, पलड़े में बैठा करके उनको तीर्थ यात्रा करवाई। तो एक तरीके से श्रवण कुमार को एक आदर्श बेटा माना जाता है, जो बड़े अपने जो है बूढ़े माँ बाप को क्या करवाता है, तीर्थ यात्रा करवाता है। तो यहाँ पर जो है पथवारी माता की क्या किया जाता है, पूजन किया जाता है। और विशेषकर आपने ये ऑब्जर्वेशन किया होगा कि जब हम पथवारी की माता का पूजन करते हैं तो ये कहाँ पर करते हैं, ज्यादातर हमारे मोहल्ले के जो है एक तरीके से मोहल्ले के जस्ट निकट में कोई रास्ता वगैरह होगा, तो उसके नजदीक कोई एक खेजड़ी वगैरह होगी, छोटी खेजड़ी, या फिर कोई भी विशेष पेड़ होगा, तो उसके नीचे जो है उनका क्या किया जाता है, पथवारी माता का पूजन किया जाता है। तो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पथवारी निर्माण की परंपरा सभी जगह दृष्टिगोचर मिलती है। गांवों में जो है पथ रक्षक के रूप में दो पूजे जाने वाले स्थल को क्या कहा जाता है, पथवारी कहा जाता है। और पथवारी में एक और काला गोरा भैरू जी और दूसरी ओर कावड़िया वीर श्रवण कुमार के चित्र होते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते समय इसका क्या किया जाता है, पूजा की जाती है। तो ये आपने पथवारी के बारे में भी जान लिया, जो राजस्थान की प्रमुख लोक कला है। आगे देखिए, आगे देवरे हैं। देवरे से पहले मैं आपको बात बता दूं कि जी हमारे जो मंदिर निर्माण की जो शैली है, आज हम देखते हैं द्रविड़, नागर, बेसर, इसका जो विकास है गुप्त कालीन, मतलब गुप्त काल से ही माना जाता है, और गुप्त काल के बाद से ही इसका जो सर्वाधिक विकास हुआ है। तो गुप्त काल से पहले अगर हम राजस्थान के मंदिरों को देखें, तो यहाँ पर राजस्थान के मंदिरों में विशेषकर हमें थान देखने को मिलते हैं। थान किस प्रकार, जैसे कि एक ऊंचा चबूतरा होगा और वहां पर एक मूर्ति रखी होगी और उसके चारों ओर बाढ़ कर दी जाएगी, और इसमें यहाँ पर उनका क्या किया जाएगा, परिक्रमा किया जाएगा। तो इस प्रकार हमें मंदिर देखने को मिलते हैं जिनको हम थान कहते हैं। आज भी हमारे गांव में थान वगैरह होते हैं, जैसे कि गोगा जी के थान, माता जी के थान, बायासा का थान, तो ये थान होते हैं। तो उसी प्रकार मतलब देवरे का रूप भी इसी प्रकार है। देवरा क्या होता है कि ये खुला चबूतरा होगा और उस पर क्या होगा, निर्माण किया जाएगा मंदिर का, और ये छोटा सा मंदिर होगा जो ऊपर से क्या होगा, त्रिकोण होगा। तो ये जो होता है ये हमारा देवरा होता है। और विशेषकर हमें रामदेव जी के देवरे, गोगा जी के देवरे, भैरू जी के देवरे, तेजस जी के देवरे, ये हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हो तो आपने ये सब चीजों को देखा होगा और बचपन में यहाँ पर अपना एंजॉयमेंट भी किया होगा। तो हमने तो भाई बहुत सारी ये जो जितनी भी लोक कला के अंतर्गत आए, हमने उन हर एक चीज को एक तरीके से नजदीक से इनको क्या देखा है और उनको फील भी किया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते, थापे। थापे क्या होता है, तो महिलाओं द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न त्योहारों व उत्सवों पर परंपरागत रंगों के द्वारा जो किया जाता है चित्रण, उसी को हम क्या कहेंगे, थापा कहलाता है। कौन सा थापा कहलाता है? थाप का मतलब एक तरीके से जानते हो कि हथेली से थाप मारी जाती है, और थाप किसको कहते हैं, थप्पड़ मारने को थाप ही कहते हैं। तो अपने जो हाथ से एक तरीके से जो चित्रण किया जाता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, थापा कहेंगे, जो महिलाओं के द्वारा विशेषकर बनाए जाता है। जब कोई त्योहार वगैरह होता है, उत्सव वगैरह होता है, विवाह वगैरह होता है, तो उस समय ये थापे का चित्रण किया जाता है। और थापों में राजस्थानी धर्म संस्कृति के प्रतीक देवी देवताओं के आदर्श पर स्वरूप जो है परिलक्षित होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थापे भी एक प्रमुख लोक कला है। आगे देखिए, पिछवाया। पिछवाया से संबंधित केवल एक ही हमारी जगह है, वो हमारा नाथद्वारा राजसमंद का जो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है। और ये जो आपको पता है कि ये श्रीनाथ जी का जैसे कि मंदिर है, और यहाँ पर कृष्ण लल्ला की जो यहाँ पर मूर्ति है, और उसके पीछे वाली जो दीवार पर यहाँ पर एक तरीके से बड़े आकार के जो कपड़े के पर्दों पर चित्रण किया जाता है श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित, और उसी को हम क्या कहेंगे, पिछवाई कहेंगे, जो नाथद्वारा चित्र शैली की मौलिक देन है। तो ये आपकी पिछवाई आपको याद रखना, जो श्रीनाथ जी मंदिर जो है नाथद्वारा राजसमंद में हमें देखने को मिलती है। श्री कृष्ण लल्ला की जो है ये श्री कृष्ण लीला जो है हमारे इस पिछवाई चित्रण का क्या है, प्रमुख विषय है, ठीक है। आगे देखिए, बटेवड़े। बटेवड़े अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपने थेपड़ियों के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। थेपड़िया, तो थेपड़िया किससे बनी जाती है, हमारे गाय भैंस वगैरह होती है, इनके गोबर से बनी जाती है। तो थेपड़िया, जब हम थेपड़ियों को एक के ऊपर एक रख कर उनको जमा करके एक तरीके से उनको व्यवस्थित करके एक आकृति के रूप में उनको बना देते हैं, और उसी को हम क्या कहेंगे, बटेवड़े या पर थेपड़ा कहेंगे। यानी जो है उपलों को, यानी जो गोबर वगैरह जो थेपड़िया होती है उनको सुरक्षित रखने के लिए जो बनाई गई आकृतियां होती है उसी को हम क्या कहेंगे, बटेवड़े या पर थेपड़ा, थापड़ा वगैरह इनको कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा व्हील। व्हील क्या होता है? व्हील की मैं बात करूं तो ये विशेषकर मेघवाल जाति की जो महिलाएं होती हैं वो इसको बनाती हैं। ये किस प्रकार की होती है? यहाँ पर आप एक मिट्टी मिट्टी नाम करके आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी ये रेत वगैरह होती है, बालू रेत, ये रेत नहीं है। मिट्टी का यहाँ पर अर्थ होता है दोस्तों चिकनी मिट्टी, जो हमें नाडी नाडा वगैरह जो होता है हमारे गाँवों में, तो वहां
कर वहां से जो चिकनी मिट्टी लेकर आई जाती है, वो चिकनी मिट्टी से जो कलाकृतियां बनाई जाती है वो मिट्टी की यहाँ पर बात की जाती है। उसी मिट्टी से कलाकृतियां बनेगी, क्योंकि ये जो बालू रेत वगैरह होती है इससे तो कुछ बनना नहीं है, ठीक है ना। तो मिट्टी का एक मिट्टी का अर्थ होगा यहाँ पर नाड्या की जो चिकनी मिट्टी होगी, और दूसरी हमारी जो पीली मिट्टी होती है जिससे हम जो है हमारे घरों में जो है जो फर्श वगैरह होते हैं, जो झोंपड़िया वगैरह या फिर ऐसे झोंपड़ा वगैरह होता है, उसके जो फर्श वगैरह नीपे जाते हैं गोबर और पीली मिट्टी को मिला करके, तो उस संदर्भ में यहाँ पर मिट्टी का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ग्रामीण अंचलों में महिलाओं के द्वारा घरे सजा एवं दैनिक उपयोग की जो चीजें होती हैं, जैसे कि हम दैनिक उपयोग में लोटा वगैरह, थाली, या फिर हमें जैसे कि कंगा वगैरह, कांच, ये सब कुछ यूज करते हैं दैनिक उपयोग, जो हमें रोजाना जरूरत पड़ती है। तो उन्हीं चीजों को सुरक्षित रखने के लिए निर्मित मिट्टी की जो महलनुमा आकृति होती है उसको हम क्या कहेंगे, व्हील कहेंगे। जो मेघवाल जाति की जो महिला होती है वो इस कला में दक्ष होती है, ठीक है। आगे देखिए सोहरिया और कोठिया, ये आपने लगभग आज से 10-15-20 साल पहले हमारा ये प्रचलित थी ग्रामीण क्षेत्रों में। जब हम थड़ी की बात करते हैं, बीकानेर साइड में, यहाँ पर आपने गांवों के नाम सुने होंगे, नागौर साइड में भुंडेल, पांचोड़ी वगैरह, भुंडेल, भेड़ वगैरह, तो ये गांव आते हैं। जो यहाँ पर हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जो बीकानेर, जोधपुर, जयपुर का जो संबंध वाला क्षेत्र है, जो नागौर के संबंध जो क्षेत्र है, उसमें यहाँ पर सोहरिया, कोठिया, इनका यूज किया जाता था। विशेषकर सोहरिया क्या होता था कि ये भोजन सामग्री रखने के मिट्टी के बने कलात्मक पात्र होते हैं सोहरिया। और कोठिया की मैं बात करूं दोस्तों, तो गोरे व कोठिया आपने सुने होंगे, आहड़ सभ्यता से हमें मिले थे गोरे व कोठिया। अनाज संग्रहण के लिए इनका यूज किया जाता है। तो राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में अनाज संग्रहण हेतु जो प्रयुक्त मिट्टी के कलात्मक पात्र होते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, कोठिया कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए ओकाना का गुणा। ओकाना का गुणा आपने चेचक वगैरह जब होती है हमारे गांव में किसी व्यक्ति को या किसी महिला को, तो जब चेचक होती है उसको दूर भगाने के लिए, चेचक से छुटकारा पाने के लिए एक गोबर से आकृति बनाई जाती है, कलाकृति बनाई जाती है, उसी को हम क्या कहेंगे, ओकाना का गुणा कहेंगे। तो व्याधि निवारण हेतु ग्रामीण अंचलों में गोबर से बनाई जाने वाली कलाकृति जो चेचक निकलने पर विशेषतः पूजे जाती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओकाना का गुणा कहेंगे। मूण की मैं बात करूं दोस्तों, आपने मटकिया वगैरह, तो ये तो नाम सुना ही होगा ना, मटकिया वगैरह, ये फ्रीज वगैरह, तो अब आया पहले मटकिया वगैरह, इनका यूज होता है। आज भी मटकी का होता है भाई, मटके का पानी बहुत ही शानदार होता है, ठीक है ना, और इतना ही शुद्ध होता है, उसको फिल्टर करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो बड़ी मटकी अगर होगी, क्योंकि आपको पता है कि पश्चिमी राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत रहती है, तो छोटी मटके में अगर पानी डालेंगे तो एक दिन में ही उसका यूज हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है बड़े बड़े मटके बनाए जाते थे, जो मेड़ता क्षेत्र में विशेषकर बने जाते थे, उसी को हम कहेंगे मूण कहेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए भराड़ी माता, आपने भील जनजाति में सुना होगा, भराड़ी ऐसी कुछ प्रथा प्रचलित है। और भराड़ी का अर्थ है भराड़ी माता का चित्रण होता है, किसके द्वारा, हमारे जवाई जी के द्वारा किया जाता है। आया जवाई जी पावना, तो जवाई जी के द्वारा जो है अपने ससुराल में जाकर के, यानी ससुराल होगा जहाँ मतलब जवाई वहीं का ही होगा, तो मतलब एक तरीके से लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर, मान लीजिए ये हमारा घर है और ये हमारा दरवाजा है, तो इसी यहाँ पर दीवार पर क्या है, भराड़ी माता का है, लोक देवी भराड़ी का यहाँ पर मांगलिक चित्र बनाए जाते हैं, किसके द्वारा, जवाई जी के द्वारा। चावल के विविध रंगी गोल से यहाँ पर चित्र बनाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, भराड़ी कहेंगे। तो ये भी हमारी लोक कला के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे देखिए भील जनजाति में प्रचलित है। आगे देखिए हमारा घोड़ा बावसी। ये जो घोड़ा बावसी है, ये हमारे दोस्तों ये ग्रासियों में विशेषकर काफी प्रसिद्ध है। और ये जब मनौती आपकी पूरी हो जाती है, जब आपके जो आपने चाहा वो पूर्ण हो जाता है, जो आपको मिल जाता है, तब वहां पर इष्ट देवता के यहाँ पर चढ़ाया जाता है, किसको, घोड़ा बावसी को, जो मिट्टी के बने ये कलात्मक घोड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ये किस में प्रचलित है, आदिवासियों में विशेषकर ग्रासियों और भील में यहाँ पर इसकी बड़ी मान्यता है। हीड़ की मैं बात करूँ दोस्तों, तो दिवाली वगैरह जब आती है, तो आप जानते हैं कि जब रामासामा आता है, तो रामासामा के दिन हम क्या करते हैं, हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, उनसे पैसे छीनते हैं, यानी मतलब एक तरीके से उनका फर्ज बनता है भाई हमें पैसे दे, हम छोटे हैं, तो हम उनको प्रणाम वगैरह करते हैं, उनको धोख देते हैं। तो विशेषकर आदिवासियों की मैं बात करूं ग्रामीण अंचलों में, तो दिवाली के दिन क्या करते हैं, बच्चे जो है तेल व रुई के जो बिनोले होते हैं, छोटे छोटे बिनोले, उनको जला करके अपने परिजनों के यहाँ, अपने मतलब रिश्तेदारों के, या फिर अपने जो आसपास के जो घर है, यानी ताऊ ताई वगैरह, अपने दादाजी को जो चचेरा वगैरह, जो भी अपने जो मोहल्ला होता है, उसमें वो जाते हैं और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो मिट्टी का बना हुआ ये पात्र होता है हीड़, तो ये हमारा ग्रामीण अंचलों में प्रचलित है। जब दीपावली के दिन बच्चे तेल व रुई के बिनोले जला करके अपने परिजनों के यहाँ जाते हैं और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो हीड़ हमारा हो गया, ठीक है। आगे देखिए हमारा सिरोई में, तो सिरोई में आपको पता है कि तलवारें वगैरह ये ढाली जाती हैं और तलवारों के लिए काफी प्रसिद्ध है सिरोई। सिरोई की तलवार ही बहुत शानदार होती है, मानसाई वगैरह त्योहार तलवार जो काफी प्रसिद्ध है, तो सिरोई जो है तलवारों के लिए प्रसिद्ध है। और ठप्पा की मैं बात करूँ, तो ठप्पा आपने दोस्तों सुना ही होगा, ठप्पा का मतलब यही होता है कि किसी पर ठप्पा मार दिया जाता है, यानी कोई लकड़ी का मान लीजिए एक मोहर होगी
और यहाँ पर जो है एक मान लो कोई भी देवी देवता है उनका चित्रण होगा। अब इस ठप्पे को जो है रंग वगैरह भर के कोई धातु वगैरह हो गई, अब उस धातु पर इसको ठोका जाएगा तो जो देवी देवता का चित्रण इस पर आ जाएगा और इसको फूल वगैरह इस आकृति में बना दिया जाएगा। और फिर हम आपको बताएं कि इसको डोरी में बांध करके हम गले में पहनते हैं। तो आपने मेले वगैरह होते हैं तो हम लोक देवी देवताओं के मेले जैसे कि रामदेव जी का मेला हो गया, शीतला माता जी का मेला होगा, कहीं पर भी जब हम मेलों में जाते हैं तो हम देवी देवताओं को जो है ऐसे फूलड़े वगैरह जरूर लेकर आते हैं। तो यही होता है कि देवी देवताओं की छाया को जब धातु पर उतार कर उनके छोटे छोटे ठप्पे या फिर फूल बनाना जो गले में पहने जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ठप्पा कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, जो नारियल की जो कलात्मक चूड़ियाँ होती हैं उसका बनाने का काम यहाँ पर भीलवाड़ा व कपासन चित्तौड़गढ़ में होता है। नारियल की चूड़ियाँ और हड्डियों की चूड़ियाँ, हड्डियाँ मतलब जैसे कि गाय भैंस वगैरह इनकी हड्डियाँ या मानव की हड्डियाँ, इनका जो आभूषण बनाए जाते हैं, इनकी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो ये हमारा जयपुर में काम होता है। और हाथी दांत का काम जो है तो हाथी दांत की चूड़ियाँ वो भी हमें जयपुर में देखने को मिलती हैं। और हाथियों का जो गाँव है कुंडा गाँव वो भी हमें जयपुर में आमेर में देखने को मिलता है। हाथियों का किला वो भी आमेर को कहा जाता है क्योंकि जो मानसिक थे वो हाथियों के बड़े शौकीन थे और हाथियों पर ही वो युद्ध करने जाते थे। तो आमेर हाथियों की दृष्टि से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो हाथियों की जो है और हाथी दांत जो है उसका भी काम जयपुर में होता है। हड्डियों की जो चूड़ियाँ आभूषण अन्य सजावटी सामान है वो भी जयपुर में होता है। और अंता बारह में जो है कंठिया माला वगैरह होती है, इनके जो है बहुतायत यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसका काम बहुतायत होता है कहाँ पर, अंता बारह में जो है कंठिया वगैरह ये बनाई जाती हैं। और जूट यानी जूट पटसन वगैरह होती है ना, सुनहरी रेसा, तो उसकी जो गुड़िया पर्स जूते ये काम कहाँ किया जाता है। तो ये दीनानाथ जी की जो गली है जयपुर, दीनानाथ जी चौहान, तो दीनानाथ जी की गली जयपुर में इसका सर्वाधिक काम होता है। किसका, जूट की गुड़िया पर्स जूते आदि बनाने का काम। ठीक है ना। तो ये हमारी थी दोस्तों लोक कला। तो ये हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार हमारे राजस्थान की कौन कौन सी लोक कला, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ से हमने अध्ययन किया। अब देखिए, अगर आपको ये हमारी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। ऐसे ही हम टॉपिक लेकर आएंगे और राजस्थान के जो हैं सारी चीज़ों को हम कवर करते जाएंगे। और रोजाना हम मिलेंगे आपसे कब, रात को 10:30 बजे। ठीक है ना। कभी कभी टाइम चेंज भी हो सकता है। तो आज की जो क्लास है ये 8:30 शायद जल्दी आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये रोजाना नहीं होगा, रोजाना हम 10:30 में मिलेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।